हम हैं मुस्तैद, हम हैं तैयार। आसमान की बुलंदियों से सागर की गहराइयों तक हम हैं चौकस। हमारे जवानों ने हर बार अपने आप को सिद्ध किया है। उनकी कुछ और कहानियों के साथ हाजिर हैं इस बार रक्षक में। रक्षक में हम आपको इस बार बताएंगे कि आखिर किस तरीके से देश और दुनिया में भारत रक्षा क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार की नीतिगत पहल के जरिए पूरी दुनिया में एक वक्त में सबसे बड़े आयातक के रूप में जाने जाने वाला भारत अब तेजी से निर्यात के पथ पर आगे बढ़ रहा है। कोई भी देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने बिना दुनिया में महाशक्ति नहीं बन सकता और सरकार ने इसको वक्त रहते पहचाना है और लगातार इंडस्ट्री को सपोर्ट के जरिए, तमाम पॉलिसीज के जरिए इस चीज़ को सुनिश्चित किया है कि आखिर किस तरीके से भारत दुनिया में रक्षा क्षेत्र में एक महाशक्ति बने, अपने पैरों पर खड़ा हो। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। धनुष तोप, जिसकी मारक क्षमता है 38 किलोमीटर तक। धनुष 1 घंटे में 42 राउंड फायर कर सकने में सक्षम है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस धनुष किसी भी मौसम और वातावरण में पूरी तरह से काम करने में सक्षम है। मेक इन इंडिया के सपने को साकार करता धनुष, जिसके 81% कलपुर्जे भारत में ही बने हैं। 45 कैलिबर की 155 मिलीमीटर की ये तोप पुरानी बोफोर्स की तकनीक पर कानपुर की फील्ड गन फैक्ट्री ने बनाई और इसने भारतीय आर्टिलरी क्षमता को दिया आत्मनिर्भर भारत का मंत्र। अब मेड इन अमेठी, ये मेड इन अमेठी, मेड इन अमेठी AK-203 राइफलों से आतंकियों और नक्सलियों के साथ होने वाली मुठभेड़ों में हमारे सैनिकों को निश्चित रूप से बहुत बढ़त मिलने वाली है। साल 2019 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेठी में जब ये ऐलान किया था कि अब से जिले की पहचान AK-203 राइफल होगी, तब शायद ही किसी को पता होगा कि 3 साल बाद ये बेहतरीन राइफल हमारे जांबाज सैनिकों के हाथों में होगी और दुश्मन होगा हैरान परेशान। भारत और रूस के संयुक्त तकनीकी सहयोग से दुनिया के बेहतरीन राइफलों में शुमार AK-203 राइफलों का उत्पादन अब भारत में हो रहा है, जो हमारे सैनिकों के लिए वरदान बना है तो दुश्मनों के लिए अभिशाप। उन्नीस 1980 के दशक से शुरू हुई तेजस परियोजना, तेजस विमान को आखिर किस तरीके से भारतीय वायुसेना में मुख्य युद्धक विमान के रूप में शामिल किया जाए, इसको लेकर भी भारतीय सरकार जो है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। हाल ही में जो रक्षा मंत्रालय है उसने 143 नए तेजस मार्क 1A के निर्माण को मंजूरी दी है, उनके ऑर्डर को मंजूरी दी है। हाल ही में सरकार ने इसके इंजन को लेकर जो समझौते किए हैं उससे इसके निर्माण को लेकर और तेजी आएगी। स्वदेश में विकसित लड़ाकू विमान तेजस भारत की तकनीकी सफलता और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कहानी कहता है।
तेजस का विकास और निर्माण एक समय इस मुहाने तक आ पहुंचा था जहां से यह परियोजना बंद हो सकती थी, लेकिन करीब 8 साल पहले आई मोदी सरकार ने इस लड़ाकू विमान की संभावना पर भरोसा किया। नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही सटीक रणनीति और भविष्य के नजरिए से काम करना शुरू किया। सरकार ने तेजस के लिए 48,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया। इससे देश के हजारों लघु उद्योगों को न सिर्फ फायदा हुआ, बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की कोशिश को नई छलांग मिली। भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस मार्क 1A विमान खरीद रहा है और जल्द ही स्वदेशी रूप से तैयार किया गया ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस अपने आधुनिक अवतार के साथ भी सामने आने को तैयार है। जान को जो देश पर कुर्बान किए जाते हैं, मिट्टी पे अपनी जो अभिमान किए जाते हैं, माँ है ये मेरी, इसे छूने न पाए कोई भी, माँ को दे के खूब माँ का मान किए जाते हैं। भारत ने अपने दुश्मनों को तो हर बार अपनी जांबाजी के दम पर सबक सिखाया है, लेकिन घातक हथियार, आधुनिक उपकरण संघर्ष की दशा दिशा बदल रहे थे। जरूरत थी अपने दम पर सैन्य बलों के आधुनिकीकरण की और 8 साल पहले ऐसी ही एक प्रक्रिया की शुरुआत हुई। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की शुरुआत 2014 में मेक इन इंडिया से ही हो चुकी थी। इसका मकसद निजी उद्योग को सशक्त बनाने के लिए फोकस करने के साथ इसमें प्रगतिशील परिवर्तन हुए हैं। यहां तक कि डीपीपी 2016 में भारतीय IDDM यानी स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया हुआ होगा, जो एक नई शुरुआत थी। यदि किसी भारतीय कंपनी ने भारतीय IDDM का विकल्प चुना तो उसे अन्य सभी श्रेणियों पर वरीयता देने के प्रावधान किए गए। साल 2022 की पूंजी बाजार की रिपोर्ट्स बताती हैं कि रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन सवाल है कि इसका कारण क्या है? रक्षा मंत्रालय ने 300 से अधिक प्रकार के रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है और घरेलू बाजार से खरीद के लिए अन्य उपायों की शुरुआत से रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इसका सीधा फायदा मिला है। नए विचार, नई सोच और नवाचार, ये ही वो तत्व हैं जो आत्मनिर्भरता की पताका को ऊंचा लहरा सकता है। इसी सोच को आकार देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने आईडेक्स नामक एक ढांचे के तहत रक्षा नवाचार में शामिल स्टार्टअप और ऐसी अन्य संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया। आईडेक्स हजारों नौकरियां पैदा करने और भारतीय प्रतिभा को वापस देश में आकर्षित करने में सक्षम रहा है। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत की प्रक्रिया एक कदम और बढ़ाते हुए केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला आया, आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण का। बेहद महत्वपूर्ण यह संस्थान भारत के सशस्त्र बलों, पुलिस बलों और अर्धसैनिक बलों के लिए गोला बारूद, मिसाइल सिस्टम के लिए रसायन, विस्फोटक, प्रणोदक, बख्तरबंद वाहन, पैराशूट, ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा हथियारों का निर्माण करता रहा है। लेकिन जरूरत थी इसकी क्षमताओं को बदलते वक्त के मुताबिक नई सोच, नई धार देने की। मई 2020 में आयुध निर्माणी बोर्ड को भंग कर इसका निगमीकरण कर दिया गया। लक्ष्य था आयुध आपूर्ति में बेहतर स्वायत्तता, दक्षता और जवाबदेही के लिए समूह को छोटी कंपनियों में विभाजित करना। अब आयुध निर्माणी बोर्ड समूह के लगभग 70,000 कर्मचारियों, संपत्तियों और संचालन को
इन 7 डीपीएसयू में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके साथ ही शुरुआत हुई देश में रक्षा आत्मनिर्भरता के एक नए युग की। 2022 में आईएनएस विक्रांत की नौसेना में शामिल होने से भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जो विमान वाहक पोत का निर्माण कर सकते हैं। ये भारतीय नौसेना की ताकत को तो बढ़ाता ही है, लेकिन जिस तरीके से बदलते वक्त में स्ट्रैटेजिक रूप से भारत के सामने जो चुनौतियां हैं उसमें निपटने में भी नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। विक्रांत पर हो रहा ये आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। स्वदेश में निर्मित पहली विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल हो गया। ये अपने आप में आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता उदाहरण है। करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये विमान वाहक पोत समुद्री परीक्षणों के चौथे और अंतिम चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है। विक्रांत के निर्माण के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास विमान वाहक पोत को स्वदेशी रूप से डिजाइन करने और निर्माण करने की क्षमता है। 2 फुटबॉल मैदान के बराबर है विक्रांत का फ्लाइट डेक, जहां से विमान उड़ेंगे। इस युद्धपोत की स्पीड 28 नॉट की है और 7500 समुद्री मील तक के सफर करने की क्षमता भी। विक्रांत के बाद भारत के पास 2 विमान वाहक पोत होंगे, पहले से ही सेवा में शामिल आईएनएस विक्रमादित्य और अब आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवरी क्लास की 6 सबमरीन का निर्माण मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में हुआ है। और सबसे खास बात, कलवरी क्लास की 5 सबमरीन नौसेना में शामिल हो चुकी हैं और 6ठी सबमरीन अगले साल तक आईएनएस वाघशीर नौसेना में शामिल होगी। We have a target on bearing 090. All positions, dive, dive, dive. Dive, dive, dive. Target parameters acquired, sir. Very good. Fire WNT1 and 2. WNT1 and 2 fired, sir. पचास साल पहले भारतीय पनडुब्बियों के गौरव से भरे सफर की शुरुआत हुई थी आईएनएस कलवरी से और 21वीं सदी में स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों की शुरुआत इसी कलवरी के नाम से हुई। इसका निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक में प्रोजेक्ट 75 के तहत हुई। ये एक बड़ी सामरिक रणनीतिक छलांग थी जो नौसेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए तो जरूरी थी ही, साथ ही भविष्य की सुरक्षा तैयारियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण थी।
प्रोजेक्ट 75 की सफलता पिछले 75 सालों में नौसेना के सफर को भी बताती है कि कैसे हम किलो क्लास के किलर शार्क के बाद अब अत्याधुनिक स्वदेश निर्मित स्कॉर्पियन क्लास तक पहुंच चुके हैं। प्रोजेक्ट 75 की सफलता पिछले 75 सालों में नौसेना के सफर को भी बताती है। कलवरी क्लास की 6 सबमरीन में से आईएनएस कलवरी, खंडेरी, करंज और बेला के बाद 5वीं पनडुब्बी वागीर भी अब समंदर में है। भारतीय थल सेना की ताकत को और बढ़ाने के लिए अर्जुन मार्क 1A टैंक अपने कई नए बदलावों के साथ भारतीय थल सेना में शामिल होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये एक ऐसा टैंक है जो न केवल बेहतर स्पीड के साथ चल सकता है, बल्कि एक साथ कई निशानों को अभेद रूप से भेद भी सकता है। भारत का अजेय अर्जुन टैंक नई विशेषताओं के साथ भारतीय सेना में शामिल हुआ। ये पल यादगार और ऐतिहासिक इसलिए भी बन गया जब आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत बनाने में लगे प्रधानमंत्री ने इस विलक्षण टैंक की सलामी ली। Let us make weapons. Let us make paper. Let us make factories. Let us make schools. Let us make vehicles that can move and fly. Let us make ships that can shake the world. अर्जुन की खासियतों की बात करें तो अर्जुन MK1A नए संस्करण में अपने 71 नए फीचर के साथ मौजूदा सभी टैंकों के समकक्ष है। इसमें नई टेक्नोलॉजी का ट्रांसमिशन सिस्टम लगा है जो आसानी से लक्ष्य ढूंढने में सक्षम है। तो साथ ही ये युद्ध क्षेत्र में माइंस हटाकर आसानी से आगे बढ़ने में सक्षम है। अपनी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति और 58.5 टन के कॉम्बैट वजन के साथ अर्जुन घातक है। वहीं इसकी 120 मिलीमीटर की मुख्य गन हर मिनट में 6 से 8 राउंड गोला दागने में सक्षम है, जो किसी भी समकालीन कवच को भेदने में सक्षम है। कुल मिलाकर अर्जुन MK1A दुश्मन को संभलने का मौका दिए बगैर घातक प्रहार करता है। हाथों में अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल, बुलेट प्रूफ जैकेट और कॉम्बैट साजो सामान से लैस ये जवान किसी हॉलीवुड फिल्म के नहीं, बल्कि ये भारतीय सेना के जवान हैं, जो भविष्य में होने वाली किसी भी तरह की चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यूं तो हमारे जवानों के हौसले और बहादुरी का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अगर इनके साथ दुनिया के बेहतरीन रक्षा साजो सामान हो तो बात कुछ अलग ही हो जाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेश में विकसित उपकरण और सिस्टम भारतीय सेना को सौंपे। इनमें फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम यानी FINSAS, नई पीढ़ी की एंटी कार्मिक माइन निपो शामिल हैं। उन्नत क्षमताओं के साथ ऊबड़ खाबड़ और स्वचालित संचार प्रणाली, टैंकों के लिए उन्नत स्थल प्रणाली और उन्नत थर्मल इमेजर, अत्याधुनिक उच्च गतिशीलता वाले इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड व्हीकल और असॉल्ट बोट, जिससे सीमाओं पर तैनात सैनिकों को किसी भी चुनौती का उचित तरीके से जवाब देने में सक्षम बनाया गया। भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और उद्योग के सहयोग से सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए इन उपकरण और प्रणालियों को विकसित किया गया है। युद्ध के दांव पेच बदल रहे हैं, हथियार और घातक होते जा रहे हैं। अब चौकस निगाहें एक हथियार इंतजार कर रहा है ऊपर आसमां में।
लक्ष्य डीआरडीओ द्वारा विकसित एक ऐसा ड्रोन जो आसमान से दुश्मनों पर रखता है निगरानी। डीआरडीओ के ड्रोन रुस्तम का विकास अब रुस्तम 2 तक आ पहुंचा है, यानी टैक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस बियॉन्ड हॉराइजन। सटीक निशाना लगाने में सक्षम, दुश्मन के ठिकानों को भेदने और रणनीतिक टोही और निगरानी में काबिल रुस्तम भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता उदाहरण रुस्तम आज देश की तकनीकी दक्षता की मुनादी पूरी दुनिया में कर रहा है। नई ड्रोन पॉलिसी 2021 और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के बाद अब उस ओर बढ़ चला है जहां भारत साल 2030 तक ड्रोन हब बन जाएगा। अगस्त 2017 यही वो वक्त था जब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH को शुरुआती ऑपरेशनल क्लियरेंस मिली और अब ये तैयार है सेना में अपनी सेवाओं के लिए। भारतीय प्रतिभा का बेजोड़ उदाहरण LCH 15 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर दुश्मन के बंकर्स को तबाह करने में सक्षम है। करीब 6 टन के साथ बेहद हल्का LCH हाई एल्टीट्यूड एरिया में भी अपने मिसाइल और दूसरे हथियारों से लैस होकर टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। इतना ही नहीं, ये हवा से हवा और हवा से जमीन पर सटीक मार करने में सक्षम है। 20 mm की गन से लैस LCH स्टेल्थ फीचर से लैस है, यानी ये आसानी से दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता है। और सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को तैयार किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। आज भारत 40 देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। भारत दुनिया के अग्रणी रक्षा आयातक से अपनी पहचान एक निर्यातक के रूप में बदलने में कामयाब हुआ है। इस रक्षा निर्यात में निजी क्षेत्र का योगदान 70% है और बाकी 30% सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान है। आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र भविष्य का नजरिया है जो भारत के रक्षा क्षेत्र को आयातित उत्पादों से मुक्त दिलाएगा। जरूरत थी सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र को यात्रा में साथ लेने की। यहीं पर विचार आता है रक्षा औद्योगिक गलियारे का, एक ऐसा मौका जहां निजी क्षेत्र रक्षा उद्योग की रीढ़ बने, जहां नई तकनीक का विकास भारतीय प्रतिभा के बल पर हो। इसी सोच को आकार दिया देश के 2 डिफेंस कॉरिडोर यानी रक्षा औद्योगिक गलियारे ने, एक तमिलनाडु में तो दूसरा उत्तर प्रदेश में। आंकड़े बताते हैं कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आने वाले 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित होगा। हमारे वीर नायक, इस देश पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वाले हमारे जांबाज, उन्हीं को समर्पित उनके बलिदानों को नमन करता देश का तीर्थ स्थल राष्ट्रीय समर स्मारक। जब फरवरी 2019 में देश को यह मिला तो दशकों की आस सच में बदल गई। ये सिर्फ एक देश का वीरों का सम्मान भर नहीं था, बल्कि ये भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के प्रतीक के रूप में अपना काम भी कर रहा है। तो हमारी इस खास पेशकश में आपने देखा कि आखिर किस तरीके से रक्षा क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार तेजी से ऐसे कदम उठा रही है, ऐसे नीतिगत कदम उठा रही है जो रक्षा क्षेत्र में भारत को आगे लेकर जाएं। इसके साथ ही सरकार इंडस्ट्री को भी पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़।